गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के? दिव्या, प्रकाश, सौरभ, अंकित, शुभम, नीतू, रोहित, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार बताएंगे आप? सही चल रहा माहौल भाई एकदम? हम्म। नंदनी, मोहम्मद, दिव्या, गंगा, खुशी, प्रियांशी, सौरभ, रेनू, बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो आ रही है बढ़िया। हम्म। बढ़िया है, चलो। कल ऑफ है? क्या नहीं, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास है। भैया, भगवान ने थोड़े ना कहा है कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो। शिवरात्रि है, फास्ट रखेंगे, हम भी रखेंगे, आप भी रखोगे, बहुत सारे बच्चे। पर कोई नहीं, क्लास ली जाएगी। क्लास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कल क्लास है। तुम्हें बहाना चाहिए क्या भाई छुट्टी करने का? हम्म। मुझे लग रहा था कहीं आज ही क्लास में आप आज भी ना चले ये। कल आपकी क्लास के बाद में शाम को मेरी 9 बजे क्लास थी। जब स्टार्ट होगा मोहम्मद, अमन, आपको पता चल जाएगा। पहले ये जो चल रहा है भाई से पढ़ लें। हम्म। कह रहा है जी ये चैप्टर कब होगा, वो कब होगा। पहले जो चल रहा है उसे खत्म कर लेते हैं। तो हमने कल ये लग रहा सर, वाहनों में लाल ही लाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? वाहनों, अच्छा, वाहनों में कह रहे हैं इसमें व्हीकल्स में। मैंने बताया तो था, अभी स्कैटरिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, एक टॉपिक लिखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कल रिफ्रैक्शन पढ़ाया था ना आपकी क्लास में। अब लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे बेटा हम लिखते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंग्लिश वालों बच्चों के लिए इसका शॉर्टकट में नाम है TIR, ठीक है। अब इसे हमें क्लास में समझना है। एक तो कह रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज सबको आ रहा है भाई? एक बच्चा कह रहा है सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। एक कह रहा है कि आपको देखकर अच्छा लगता है, एक कह रहा है राम राम, एक कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कब शुरू होगी। मतलब मूर्ख लोगों की कमी नहीं है कहने के बावजूद भी कि भाई जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर कब आएगा बता देंगे। लेकिन क्या करें, है ना। अच्छा, कई बार तो ये लाइव क्लास से ये भी आइडिया लग जाता है कि भारत में बच्चों का IQ लेवल कितना है। आयु बताया कि कल ऑफ नहीं रहेगा, क्लास होगी। एक और आ गया नया बच्चा, कल ऑफ है क्या? देवव्रत तिवारी, अगर अगले बार तेरे कमेंट आ गया ना, ये परमानेंट ऐसे ब्लॉक कराऊंगा, कमेंट नहीं लिख पाएगा फिर इसमें। तो जो बताया जाए उसे पढ़ लिया कर, और क्लास में ओवर स्मार्ट मत बन, ठीक है। ओवर स्मार्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? बेटा, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि जो ग्रह है ना, वो कंपेरेटिवली उतना दूर नहीं है जितना कि तारे हैं। तो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर एक पॉइंट ही है ना कोई चीज, उस पॉइंट की इमेज बनी, मान लो पॉइंट की इमेज, पॉइंट बनेगी, तारे तो पॉइंट जैसे दिखते हैं। तो पॉइंट की इमेज हल्की सी फ्लक्चुएट होगी ना, तो उसमें आपको टिमटिमाट दिखेगी। ग्रहों का साइज होता है बड़ा, तो उस ग्रह को बहुत सारे पॉइंट से मिलाव बांध सकते हैं। ये पॉइंट की इमेज यहाँ बनी, इसकी यहाँ बनी, तो आप आपस में सारी की सारी एडजस्ट कर लेंगे। तारों का साइज बड़े होने की वजह से वो आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है। PNG 17 तारीख का नहीं है? अब नहीं है तो भाई नहीं है, वो शायद सेव नहीं हो पाया होगा उस दिन, ठीक है। चलो, अब मैं एक बार कमेंट हटाता हूँ। नहीं, तुम्हारे लोगों के कमेंट अगर हम सीरियसली लेने लग गए ना, वह फिर तो पढ़ा लिया, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं। तुम केवल टाइम पास करने आते हो। 50 से 70% बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, हमारा फोकस केवल उन पे है। अच्छा, ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। जो बच्चे समझदार है, जो पीछे की क्लास ले चुके हैं, वो समझ जाएंगे मैं क्लास में कर क्या रहा हूं, डायग्राम को देखकर ही।
हाँ भाई समझदार हो, पता चल रहा है क्या हो रहा है क्लास में। देखो ये बेटा, जो बच्चा समझदार है वो समझ गया है कि भाई ये जो लाइट आई, आने वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो दूसरे मीडियम में जाती है, मैंने से कहा था कि रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण कहेंगे। अगर ये लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है, अभिलंब के नजदीक आ रही है, ये भाई नॉर्मल है, तो आपको पता है कि लाइट अगर नॉर्मल के नजदीक आएगी तो कहां से कहां जाएगी, रेरर से डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो लाइट जा रही है यहां पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में। यहां बेटा लाइट दूर हट रही है, नॉर्मल से अभिलंब से दूर हट रही है। तो अगर लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी कि लाइट जाएगी डेंसर से रेरर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये बातें मैं बताऊंगा नहीं दोबारा, ये सब बता चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे कोई बच्चा उम्मीद मत करना जो आज ही लाइव क्लास में आया कि उसे दोबारा बताया जाएगा। ये नॉर्मल है, अभिलंब। तो बेटा अगर लाइट अगर नॉर्मल के नजदीक आ रही है, अभिलंब के नजदीक आ रही है, तो यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी। दूर हट रही है यानी कि जा रही होगी डेंसर से रेरर में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। यहां तक की बात हम जानते हैं। अब इस जो टॉपिक का मैंने नाम डलवाया आपको, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो केवल परावर्तन देखो, उन्हें पूरे बोर्ड पर कुछ नहीं दिखना चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप केवल रिफ्लेक्शन परावर्तन देखो। अर्जुन की आंख की तरह इंग्लिश वालों को केवल परावर्तन दिखना चाहिए पूरे बोर्ड पर, और रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, सॉरी, और हिंदी वालों को परावर्तन। तो जैसे ही आप इस शब्द को लगातार देखेंगे, इंग्लिश वाले रिफ्लेक्शन को, हिंदी वाले परावर्तन को, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, अरे यार रिफ्लेक्शन परावर्तन ये तो सर पढ़ा चुके हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट जिधर से आई है सरफेस पर टक्कर मारकर उधर ही वापस चली जाए। तो मैं अब ये चाह रहा हूं क्लास में कि जो लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो तो लाइट एक से दूसरे मीडियम में पहुंच जाती है। मैं चाह रहा हूं कि लाइट दूसरे मीडियम में जाए ना। जैसे लाइट यहां पे टक्कर मारे है, यहां पे टक्कर मारे इस बाउंड्री पर, बाउंड्री है ना भाई, ये इधर डेंसर मीडियम, इधर रेरर, इधर अलग माहौल, इधर अलग माहौल, इसे इंटरफेस का हो चाहे इसे बाउंड्री का हो। तो मैं चाह रहा हूं कि जैसे लाइट यहां पे टक्कर मारे तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए, 100 की 100%, दूसरे मीडियम में जाए ना। तो मेरा क्लास में फोकस इस बात पे है, मैं चाह रहा हूं कि लाइट जैसे चले यहां पर हल्की सी भी 1% भी दूसरे मीडियम में ना जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए। तो बेटा अगर लाइट को आपको पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है ना, तो वो काम इधर तो हो नहीं पाएगा। देखो जब लाइट जाएगी विरल माध्यम से सघन में, रेरर से डेंसर, तो लाइट तो नॉर्मल के नजदीक आएगी, तो ये और चिपक चिपक के और नजदीक ही आ सकती है, यानी ये लाइट तो वापस नहीं आएगी। लेकिन मुझे यहां पे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि जब लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेरर में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट रही है। तो इस लाइट को मैं थोड़ा सा अगर और दूर हटाऊंगा, यानी कि ये लाइट यहां से छोड़ने की बजाय अगर मैं थोड़ा यहां से छोड़ूं तो लाइट थोड़ा सा और दूर हटेगी, थोड़ा और इधर को लेके आऊं तो ये और दूर हटेगी। अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट उठकर टोटली वापस आ जाएगी, यानी मुझे एक शुरुआती बात ही पता चली, वो कैसे वापस आएगी वो बात की बात है, अभी पढ़ेंगे हम। अगर आप ये चाह रहे हैं कि लाइट टोटली वापस आ जाए, पूर्ण रूप से वापस आ जाए, दूसरे मीडियम में एंट्री करे ही ना, तो ये काम केवल तभी हो सकता है अगर लाइट सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रही हो, डेंसर से कहां जा रही हो, रेरर में, यानी यहां पे तो होगा नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे पेपर में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव है, लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित कब कराई जा सकती है, एक ऑप्शन लिख देगा जब लाइट जा रही हो डेंसर से रेरर, सघन से विरल, एक लिख देगा विरल से सघन, रेरर से डेंसर, एक लिख देगा दोनों ही केस में संभव नहीं है, एक में लिख देगा दोनों में ही संभव है। तो हमारा आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है अगर लाइट सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, डेंसर से रेरर में जा रही हो, यानी पहला मीडियम सघन होना चाहिए, ज्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वाला, दूसरा मीडियम रेरर विरल होना चाहिए, कम अपवर्तनांक वाला। तो पहला हम यही लिखेंगे आज की क्लास का फर्स्ट लाइन, TIR is possible only when light enters from denser to रेरर मीडियम। हिंदी में लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है
जब प्रकाश सघन से जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट बेटा कहां से कहां जाएगी, सघन माध्यम से कहां जाएगी, विरल में। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रटना और आसान है। इंग्लिश वाले ऐसे याद कर लेना कि जो TIR होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप याद रखना ये होता है डर के साए में, डर के माहौल में। डर याद रख लेना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होगी जब डर का माहौल बनेगा। डर के माहौल का मतलब ये है कि पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर सघन और दूसरा मीडियम होना चाहिए रेयर विरल। यानी जहां से लाइट चलना शुरू करेगी वो सघन माध्यम होना चाहिए और जहां पहुंच जाएगी वो विरल होना चाहिए। तो डेंसर से रेयर वाले केस में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अब ये बात आपको कितनी बड़े समझ में आई, अब ये हमें पता चल जाएगा एक दो क्वेश्चन से। अब आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है और ध्यान से पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। करो ये, तब तक मैं आपके कमेंट लगा देता हूं सामने। ठीक है, श्वेता अंजलि पाथ्य कह रही है, आई एम न्यू टू द क्लास, आई एम श्वेता फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद, आई एम ए तेलुगु पर्सन, योर क्लास आर रियली हेल्पफुल। ओके, थैंक यू। एक अच्छा कह रहा है उज्जवल यादव, एक बार और बता दें बेटा, टाइम से क्लास में आया करो, ठीक है। ओके विवेक कुमार मिश्रा कह रहे हैं सर डी के बाद आर आएगा, ये ट्रिक सही है ना, डेंसर से रेयर। इसने लिखा है इस क्वेश्चन में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। बड़े ध्यान समझना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं पूछ रहा है वो ये नहीं कह रहा कि कब होगा, वो कह रहा कि कब नहीं होगा। तो भाई ध्यान से, सोनू, हर्षित, टेबल, आध्या, हर्षित, दिव्या, प्रांजल, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। दिव्या पांडे, निशा रॉय, अदिति, हर्षित, तनु के। यहां देखो बेटा, कब नहीं होगा पूछ रहा है। अच्छा, TIR कब होता है, आप कहोगे सर TIR तब होता है जब जाती है लाइट डेंसर से रेयर में, सघन माध्यम से विरल में तो होगा। तो कब नहीं होगा, जब जाएगी रेयर से डेंसर में। अगर लाइट जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, जब जाएगी रेयर से डेंसर में तो नहीं होगा। तो यहां पे देखो चार ऑप्शन में, पहले ऑप्शन देखना, लाइट जा रही है वाटर से गिलास में, तो बेटा वाटर का अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बताया था मैंने, 1.33, गिलास का बताया था 1.5। तो लाइट जा रही है वाटर से गिलास में यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में, तो और लाइट जाएगी रेयर से डेंसर में तो TIR नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन मेरा सही है। बाकी सब में देखो TIR हो जाएगा। यहाँ लाइट जा रही है गिलास से वाटर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहां भी जा रही है डेंसर से रेयर में, एयर का लगभग 1 होता है, यहां भी जा रही है डेंसर से रेयर में, तो यहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यानी उसने कहा है कि कब होगा वो तो पूछा ही नहीं है, वो पूछ रहा है कि कब नहीं होगा, ठीक है। दिव्या पांडे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। तो रोशनी, प्रिया, वरुण, मोहिनी, प्रिंस, मलिक, मोनू, कीमत, कुमारी, टाइम से आओ भाई। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी जो लेट आ रहा है बच्चा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने क्या पढ़ा क्लास में आज, कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि लाइट ने एक मीडियम से चलना शुरू किया और लाइट जैसे यहां पे टकराए तो लाइट टोटली वापस आ जाए, पूर्ण रूप से वापस आ जाए, दूसरे मीडियम में जाए ना। अगर आपको टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है, पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है लाइट को, तो ये ऐसा संभव केवल तभी है, ऐसा केवल संभव तभी है अगर लाइट जाएगी डेंसर से रेयर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तभी ऐसा हो सकता है। तो जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे उसमें आपको देखना था, उसने पूछा था कि कब TIR नहीं होगा, तो कब होता है, जब लाइट जाए डेंसर से रेयर, सघन से विरल जाए तो हो जाता है, उसका उल्टा हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर लाइट जो है, अगर ये ग्लास से डायमंड में जा रही हो तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर लाइट जो है, अगर वो कांच से हीरे की तरफ जा रही हो, ग्लास से डायमंड में जा रही हो,
तो टी आई आर होगा या नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटना हो सकती है कि नहीं, ये आपको बताना है। गणेश सैनी जी क्वेश्चन करो। शिवम अभिषेक लेट आयो बेटा, तुम क्लास को बाद में देखना है ना, अब तो मुझे भी डिस्टर्ब करोगे, अपने आप भी डिस्टर्ब होंगे। फरमान, संदीप, प्रियांशी वर्मा, दिव्या पांडे, हाँ कर सकते हो। संजू कुरी बिल्कुल कर सकते हो। देखो कितने बच्चे कह रहे हैं कि इस केस में टी आई आर पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा, उनका सही है। देखो नहीं हो सकता भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए लाइट जानी चाहिए सघन से विरल, डेंसर से रेरर। बेटा ग्लास जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है 1.5, डायमंड का मैंने आपको बताया था 2.42। तो यहां तो लाइट जा रही है विरल माध्यम से सघन में, रेरर से डेंसर में, तो यहां पे तो नहीं होगा। तो इस वाले केस में पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है ना, आप इजीली कर सकते हैं। मर्जी है नीतीश भाई, आपका मन जैसे करे वैसे करो, है ना। नोट्स बनाने नहीं बनाने, किस बेस से बनाने, आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं कुछ देर के लिए फिर से कमेंट एक बार हटा देता हूं, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तब जो है लगा देंगे वापस। देखो अब आप कहेंगे सर ये बेसिक सी बात तो मुझे पता चल गई कि लाइट को अगर पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी सघन माध्यम से और एंड होगा रेरर में, यानी लाइट जानी चाहिए सघन से विरल, डेंसर से रेरर। अब एक चीज बताना, यहां पे जो बेटा आई और आर है, इनके मान तो आपको पता ही है। आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये मैंने रिफ्रैक्शन अपवर्तन पढ़ाते समय आपको बता रखा है, आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो लाइट अगर नॉर्मल से दूर हट रही है तो आपको पता चल रहा होगा साफ साफ कि जो आर है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी वाले बच्चे अपवर्तन कोण कहते हैं, कि आर का मान आई से कैसा होगा, ज्यादा। अब ऐसा करो, आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी आई से। तो मान लो कि आप अपने मन से कुछ वैल्यू मान लो, भाई आई की वैल्यू 20 है, आर की मैंने मान ली 35, आर की वैल्यू ज्यादा माननी पड़ेगी। अरे 20 है तो मैंने मान लिया 35 है, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण है। और मैं काम करूं बेटा, इस लाइट को जब मैंने ऐसे छोड़ा, आई की वैल्यू 20 थी, आर की वैल्यू है 35, अगर मैं लाइट को थोड़ा सा और यहां से छोड़ूं, यानी अगर मैं काम करूं, अगर मैं थोड़ी सी आई की वैल्यू बढ़ा दूं, बेटा मैंने आई की जो वैल्यू है वो मान लो कर दी 20 से 32। बेटा जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो साथ में आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये लाइट ऊपर की तरफ को उठेगी। यानी कि जैसे मैंने आई का मान बढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि आर की वैल्यू भी साथ में बढ़ जा रही है। जैसे आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ये लाइट ऊपर को उठेगी। मुझे मजा सा आया, मैंने क्या किया, आई की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दी। बेटा जैसे मैंने थोड़ी सी आई की वैल्यू और बढ़ाई तो लाइट ये वाली और ऊपर को उठेगी। अब मान लो बेटा लाइट उठकर आ गई यहां पर, नहीं लाइट जो है बाउंड्री के साथ साथ इंटरफेस के साथ साथ जा रही है यहां पर। यानी कि अगर आप यहां पे देखें बेटा, एंगल तो हम नॉर्मल से नापते हैं, पहले एंगल इतना था, फिर एंगल बढ़ के इतना हुआ, अब एंगल बढ़ के कितना हो गया 90 डिग्री। अब बेटा जैसे ही आपने एक चीज देखी, आप आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, पहले आई का मान 20 था, फिर आपने बढ़ा के 32 कर दिया, मान लो फिर कर दिया 40, तो जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ा रहे हो आर की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो जैसे आर का मान 90 डिग्री हो जाए, आर का मान 90 डिग्री का मतलब ये है कि आपने यहां पे लाइट छोड़ी पर वो लाइट बाउंड्री के साथ साथ जा रही है। तो अगर जैसे ही आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो आप चेक करो कि उस समय आई का मान कितना है। तो जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री है उस समय आई की वैल्यू जो भी होगी 40, 42, 39, 38 जो भी होगी उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ये पिछली बार एसएससी के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि हम आई को यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे। तो बेटा हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब आर की वैल्यू कितनी हो 30, 60, 90 की 0। आप बोलेंगे जब आर का मान 90 डिग्री हो। तो जैसे से आप आई की वैल्यू को बढ़ाओगे साथ में आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे आर का मान 90 हो जाए तो उस समय आई की जो भी वैल्यू होगी, मान लो आई की वैल्यू 37, आर हो गया 90, तो तुम 37 डिग्री को कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। आई की वैल्यू मान लो कि 40 है, आर 90 हो गया तो 40 को क्रिटिकल एंगल कह देंगे।
तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होता है, हम आई को आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो। यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना गजब का एंगल है, अगर आप बड़े ध्यान समझें कि अगर लाइट जो है, अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, डेंसर से जा रही हो लाइट रेरर में, सघन माध्यम से लाइट जा रही है विरल माध्यम में, अगर आपने लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दिया क्रांतिक कोण पे, तो जैसे आप लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़ोगे, क्रांतिक कोण पर छोड़ोगे, तो लाइट क्या करेगी, बाउंड्री के साथ साथ निकल जाएगी। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, अगर उस पर लाइट को छोड़ दिया जाए तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल जाती है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक लाइन, यानी कि लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकलने का मतलब है कि उस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री है। भाई नॉर्मली क्या होता है, जब लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हटती है, लेकिन अगर लाइट नॉर्मल से दूर हटते हटते बाउंड्री के साथ साथ ही निकलना शुरू कर दे, तो आई की वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर इज 90 डिग्री, कोमा द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हिंदी वाले बच्चे लिखो, जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, तो आपतन कोण आई, तो आपतन कोण आई क्रांतिक कोण कहलाता है। बेटा क्रिटिकल एंगल, ये नाम बड़ा सुना होगा आपने, समझ में आया कि क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में है क्या? आपके दिमाग में एकदम फोटो बनना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, अगर लाइट को हमने क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दिया तो लाइट ना इस वाले मीडियम में होगी ना इसमें होगी। लाइट को अगर हम क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दें तो लाइट बाउंड्री के इंटरफेस के साथ साथ निकल जाती है, तो क्रिटिकल एंगल पर लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकलेगी, यानी क्रिटिकल एंगल पर आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अच्छा हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमने आई की वैल्यू को बढ़ाया, बेटा जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो मैंने कहा कि जैसे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए आप आई को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल है कि जिस पर आर का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी कि लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल जाए। अब एक बच्चा कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी कितनी? भाई मैंने कहा कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल जाए। अब ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी कितनी? 20 होगी, 40 होगी, 42 होगी, 24 होगी, 19 होगी, कितनी होगी? बेटा वो डिपेंड ये करेगा कि आपने दो मीडियम कौन से लिए हैं। भाई सघन से विरल तो आप कांच से हवा भी ले सकते हो, सघन से विरल आप डायमंड से एयर भी ले सकते हो, और पानी से हवा भी ले सकते हो, डायमंड से कांच भी ले सकते हो। तो ये दो मीडियम कौन से लिए उसके हिसाब से डिपेंड करेगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई कहे कि अगर मुझे लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है तो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, डेंसर से कहां जानी चाहिए? रेरर। फिर मैंने कहा जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जैसे आर का मान 90 डिग्री हो जाए तो आप आई को क्रिटिकल एंगल कह दोगे। दूसरी चीज, अगर मैं बेटा एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूं, अगर मैं काम करूं, भाई जब मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ रहा था तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ जा रही थी, अगर बेटा मैंने एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ले लिया, अगर मैं एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दूं, मैं क्रिटिकल एंगल तो ये ना हरे वाले लाइन, लाइट को हमने जोड़ा क्रिटिकल एंगल पे, लाइट यहां से निकल रही है, अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ूंगा ना तो लाइट टोटली उठकर पहले मीडियम में वापस आ जाएगी, लाइट टोटली पूर्ण रूप से परावर्तित कर जाएगी। यानी अगर आपको लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है तो लाइट को आपको क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ना पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से परावर्तन की शर्त यह है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए और एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम when
एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट रखेंगे स्मॉल आई, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle, is greater than critical angle, then TIR occurs, then TIR occurs। हिंदी में लिखेंगे जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो तो कोण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। बेटा दोबारा समझना सारे गेम को। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं क्लास में कि आप पीछे की सारी क्लास लेकर आए हैं और आज भी 7:45 पे क्लास में थे। जो ऐसे मुंह उठा के क्लास में चला आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोबारा समझना, मैंने क्या कहा कि भाई लाइट एक से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है। मैं चाह रहा हूं कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम की तरफ जाए तो लाइट दूसरे मीडियम में जाए ही ना। लाइट जैसे टक्कर मारे बाउंड्री पे तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से वापस आ जाए। तो आपको लाइट को पूर्ण रूप से वापस कराना है तो मैंने कहा कि उसकी दो शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है तो लाइट जहां से चलेगी वो मीडियम होना चाहिए डेंसर, जहां पहुंचेगी होना चाहिए रेरर। यानी जहां से लाइट स्टार्ट करेगी वो सघन माध्यम होना चाहिए, दूसरा माध्यम होना चाहिए विरल। जैसे लाइट जा रही हो पानी से हवा में या कांच से हवा में या डायमंड से हवा में, डायमंड से पानी में, यानी पहला मीडियम दूसरे की अपेक्षा होना चाहिए डेंसर। तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर मैं लाइट को एक ऐसा एंगल है, अगर लाइट को मैं क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दूं तो लाइट जो है बाउंड्री के साथ साथ निकल जाती है। लेकिन अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दिया जाए, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दें, भाई क्रिटिकल एंगल तो यहां तक का है, अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दूंगा तो लाइट टोटली पूर्ण रूप से वापस हो जाएगी। तो लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराने के लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपको बताई, 3 बातें बताई अभी तक इसमें कि पहला लाइट को टोटली वापस लाना है तो डेंसर से रेरर, सघन से विरल माध्यम में भेजना पड़ेगा। दूसरा एंगल क्रिटिकल एंगल से भी अधिक होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है कि लाइट को अगर ठीक क्रिटिकल एंगल पे छोड़ेंगे तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैं आपकी बुद्धि कितना तेज काम कर रही है अब ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन है मेरा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये कह रहा है कि यदि आई का मतलब यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो आपको बताना है इफ आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल देन पहला ऑप्शन है देन TIR विल अकर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। दूसरा ऑप्शन है TIR में अकर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। तीसरा है TIR विल नॉट हैपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना नहीं हो सकती। ठीक है। फोर्थ है कांट से, कह नहीं सकते। बेटा ये कह रहा है यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो, अगर आपतन कोण, मैंने ऐसे आपको चेक करने के लिए पूछा, कोई पेपर में नहीं आएगा ये समझने के लिए। मैंने कहा कि बेटा अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा है, नहीं अगर आपने लाइट को क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे छोड़ा है तो क्या होगा। तो आप कहेंगे लाइट को अगर आप सर क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे छोड़ोगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी नहीं। भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने क्या बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तब घटती है जब आई का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो। अगर लाइट को मैं क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ूंगा तो लाइट तभी टोटली वापस आएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे छोड़ूंगा ना लाइट को तो लाइट दूसरे मीडियम में घुस जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, मुझे लग रहा था कि शायद बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे इसका, पर लाइन से आपके सही आंसर आए इस क्वेश्चन के। एक बार हम देख लेते हैं, बड़ा अच्छा आंसर दिया मैं। दीपक का तो भले गलत दिख रहा है,
पुनीत, मानसी, गर्वित, अंकित, देवव्रत, तिवारी, आर्या, वैष्णवी, तनु, सुजीत, शिव प्रताप, कुशविंद्रा, प्रीति, प्रिंस, तनु, अजय, वैष्णवी, ओम, बहुत बढ़िया, अंशिका दुबे, मोनू, राहुल, अक्षय, निखिल, बहुत बढ़िया। 3-4 बच्चों को मुझे गलत आंसर दिखा इसमें, निशा रॉय, काजल सैनी, सबके बड़े आंसर हैं, सत्यम प्रसाद के भी। तो अब हमें देखो बेटा, ये हमने आपको बताया है, आप कहोगे सर एक तो थ्योरी को आप समझो, ठीक है, एक और आ गया तो ज्ञान देने। आप छुट्टी करते हैं, आपसे 20 दिन बाद क्लास लिया है जुबेर सर, ये वो सर लिए हैं, आपके बराबर हो गए हैं। आपसे हमने कुछ ऐसा पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा ऐसा भाई पप्पू चौधरी है, ऐसा कुछ पूछा हमने, सुझाव मांगा आपसे? नहीं मांगा। तो ये सुझाव अपने पास ही रखने हैं, जिस दिन मांगेंगे उस दिन आप देना, उस दिन पूरा वेलकम होगा, ठीक है। एक तरह सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल ज्ञानी बच्चे बहुत आ रहे हैं, और ज्ञानियों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, मूर्ख को पढ़ाना बहुत आसान है। चलो अब एक चीज और देखना, अगर ये बेटा हमने एक चीज, अभी मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा तो उसे बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। अगर आप मान लो कि एसएससी टाइप का ही पेपर दे रहे हैं, तो जो मैं अगली चीज बताऊंगा वो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कोई आप थोड़ा अच्छा पेपर दे रहे हैं, रेलवे के भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ साइंस ज्यादा आती है, एनडीए सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, या एसएससी में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का दे रहे हैं जहाँ साइंस अच्छी खासी आती है, तो आपको अगली चीज समझनी है। सीजल एमटीएस टाइप के ही पेपर दे रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि जो क्रिटिकल एंगल है, कि जिससे बड़े एंगल पे छोड़ने पर ही लाइट टोटली वापस आएगी, ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकलती कैसे है? तो बड़ा आसान है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालना। देखो यहां देखेंगे बेटा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, बेटा स्नेल के नियम से हमें पता है, आपको मैंने बता रखा कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो होता है n2/n1 के बराबर है ना, ये कल बताया था। और अब आज मैंने आपको क्या बताया कि हम इस आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, इस आई को, आपतन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं? जब आर का मान 90 हो। तो बेटा अगर हमारे पास में अगर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो तो आई को मैं क्रिटिकल एंगल कहूंगा, तो बस मेरा काम हो गया, वैल्यू पुट कर दो। इस आई को आई सी क्रिटिकल एंगल कब कहूंगा? जब आर की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। इजगल टू हो गया n2/n1, तो हमारा काम हो गया। साइन 90 की वैल्यू सब बच्चों को पता होगी कि 1 होती है, यानी साइन आई सी कितना हो गया? n2/n1। यानी कि अगर कभी आपसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछ ली जाए, या क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी हो, बेटा जब भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपसे पूछी जाए, एकमात्र फॉर्मूला आपके पास यही है, साइन आई सी इजगल टू n2/n1। यानी जब भी आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना, पहले वाले का नीचे रख देना, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, फॉर्मूला उतार लो। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। जब भी क्रिटिकल एंगल दे रखा हो क्वेश्चन में या पूछ ले, तो हम क्या लिखेंगे? साइन आई सी इजगल टू n2/n1। और यहां से आपको एक बात और समझ में आई कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कि आपने दो मीडियम कौन से लिए हैं, उनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है, दो मीडियम कौन से हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन पूछूंगा अभी। सीजल के लिए कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है, महा जरूरी है बेटा। जब सबसे पहली बार कंप्यूटर आया था ना सीजल में, बहुत सारे बच्चों के बहुत बढ़िया नंबर थे, लेकिन वो कंप्यूटर वाला क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो इंस्पेक्टर बन सकता था वो एमटीएस नहीं बन पाया। साइन आई सी इजगल टू n2/n1, ये बस एकमात्र फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो एक क्वेश्चन करना, ये करो बेटा। कह रहा है कि हमारे से ये कि द रे ऑफ लाइट इज ड्रीवन फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। प्रकाश की किरण कांच से पानी में चला जाती है, बेटा लाइट जो है वो जा रही है कांच से पानी में, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो कह रहा है क्रिटिकल एंगल का मान क्या होगा? तो लाइट जा रही है ग्लास से, कहां जा रही है? वाटर में। तो कह रहा है अगर लाइट जो है वो कांच से पानी में जाए तो आपको क्रांतिक कोण का मान बताना है। तो मैंने क्रांतिक कोण का एक ही फॉर्मूला बताया, उसे अप्लाई कर लो। बताओ क्या आंसर होगा 25वें का?
आपको पता ना क्लास चल रही है, क्लास डिस्टर्ब नहीं करते हम। ये बच्चे पता है बहुत बहुत गुस्से वाले हैं। ये बच्चे पुलिस वाले बच्चे हैं, ये बहुत गुस्से वाले हैं। ये पी 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 करते हैं। चलो आओ क्लास के बाद। हाँ क्लास के बाद झटका जरा सा महसूस हुआ है। आ जाओ आ जाओ। चलो बच्चों को हेलो करो, आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी हेलो कर दो बच्चों को। हेलो बोलो, बोलो बाय बोलो, मैं जा रहा हूँ, मैं क्लास के बाद मिलूंगा। चलो ठीक है, बाय, गुड, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे उसने हमारे से क्रिटिकल एंगल पूछा, तो क्रिटिकल एंगल जो है उसका एकमात्र फॉर्मूला मैंने आपको बताया, n2/n1 बताया, n2/n1। ठीक है, अच्छा n1 क्या है बेटा, पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, n2 है दूसरे का। तो गिलास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.5 होता है, 1.5, न्यूमेरिकल में हम 3/2 यूज करते हैं। पानी का होता है 1.33, न्यूमेरिकल में 4/3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4/3 ठीक रहता है, 1.33 से कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है। तो यहां पर लिख लो साइन IC, n2 की वैल्यू कितनी है 4/3, n1 की कितनी है 3/2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो साइन IC की वैल्यू हो जाएगी 8/9, तो IC की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9। तो जो बच्चे इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। मोनू, हर्षित सिंह, अंशिका दुबे, मोहम्मद हमीद सैयद कुछ लिख रहे हैं, अर्चिता मौर्य, मोनू, ऋतिकेश गौड़, बहुत बढ़िया। देखो ठीक है, तो प्रकाश की किरण कांच से पानी में चला जाती है, क्रांतिक कोण का मान आपने बड़े आराम से निकाल दिया। अब वापस से हम आ जाते हैं SSC टाइप के पेपर प्लस बाकी और एग्जाम में जो कॉमन चीज है वो क्या है कि आपसे TIR के बेटा एग्जाम्पल पूछेगा। भाई पप्पू चौधरी, और अभी तो तुझे बताया डिटेल में, और अलग से क्या बताऊं, ऐसा मन कर रहा है अपने बाल नोच लो है खुद ही, ऐसे सर पर रहने नहीं चाहिए। लिखेंगे यहां पर, एक तो भाई तेरा नाम ऐसा पप्पू चौधरी है, किसी की याद आ जाती है मेरा नाम पढ़ते ही। एग्जाम्पल ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ TIR। ये बेटा सबके लिए है, कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो आप, चाहे CDS का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए कॉमन है ये एग्जाम्पल, सबको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो अब बेटा हम TIR के एग्जाम्पल देखेंगे। अब थ्योरी तो हमने, कहानी तो पढ़ ली हमने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है कि जहां पर लाइट पूर्ण रूप से वापस आ जाती है। बस वो पूर्ण रूप से आने के लिए कुछ कंडीशन है जो टेक्निकल लैंग्वेज में पेपर में पूछ सकता है कि लाइट पूर्ण रूप से वापस आ जाए तो कहां से कहां जानी चाहिए, और एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम, और देखो क्या है बेटा, एग्जाम्पल सबसे पहले लिखेंगे TIR का, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना। बेटा जो हीरे चमकते हैं ना वो पूर्णांतरिक परावर्तनिक घटना की वजह से चमकते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको इसे, हीरो का चमकना, जो हीरे चमकते हैं वो TIR की वजह से होता है। देखो यहां देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास में ये बेटा एक डायमंड है, हीरा है, ठीक है। हाँ ऑप्टिकल फाइबर भी आएगा इसमें, हीरे का चमकना भी आएगा, कई एग्जांपल आएंगे, सारे बताएंगे 1 by 1। बच्चे कह रहा है कि आपका बच्चा बड़ा शरीफ, शरीफ नहीं है बेटा, बहुत खतरनाक है वो। ये 3 साल का बच्चा है, ये थोड़ा सा मौका मिल गया इसे, गलती से मेरे से गेट बंद नहीं हो पाया, ऐसे चिपका रखा था मैंने, तुरंत मौके का फायदा उठा लिया इसने। ये तुम्हें 4 बातें आगे की बता देगा। आजकल के बच्चे देख रहे हो तुम कैसे जनरेशन हो रही है खतरनाक, जेन जी।
और देख रहा हूँ मैं आजकल एक वो पिक्चर आई है, कौन सी वो, सियारा पियारा कौन सी पिक्चर आई है वो, उसके मैं कुछ रील देख रहा था, और रो रहे हैं लोग बैठे हुए थिएटर में ही। बताओ, पिक्चर देख के रो रहे हैं, कोई कपड़े फाड़ दे रहा है, किसी को चक्कर आ जा रहे हैं। तो देश का जो भविष्य है वो मुझे ठीक ठाक लग नहीं रहा है सुरक्षित हाथों में, है? सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो पिक्चर देखकर ही पागल हो जा रहे हैं थिएटर में, तो क्या ही भविष्य की, क्या ही भारत के भविष्य की क्या कल्पना करो उनसे। सही आ रहा, हाँ एक बच्चे ने लिखा है, ये कह रहा निब्बा निब्बी की मूवी है। एक कह रहा मैंने भी देखा, तूने कपड़े वपड़े नहीं फाड़े भाई, हैं? ये घर वाले ऐसे दो चार पड़ोसी लेके आए हूँ, उठा के लेके आए हूँ, पानी के छींटे मारे हूँ चेहरे पर। एक मैं कल एक बंदे का रिएक्शन देख रहा था, बड़ा गुस्सा हो रहा था वो इंस्टाग्राम पे, कह रहा बताओ इस मूवी को देखकर पागल हो जा रहे हैं, हमारे टाइम में आई थी सलमान भाई की तेरे नाम, ऐसे कंपेयर कर रहा था, वीर जा रहा, कह रहा ये देख लेंगे, देख लेते हो जमाने में तो ये तो वापस ही ना पाते थिएटर से। चलो यहाँ जाओ। अब मेरे को जो हीरा जो चमकता है वो टीआईआर पे कैसे काम करता है यहाँ देखना। अब जैसे मान लो कि ये डायमंड है, हीरा एक बड़ा तरासा हुआ हीरा है, इसे अपने कमरे में रखा, लाइट इसके अंदर गई, देखो जब लाइट डायमंड के अंदर जाएगी ना तब तो कोई समस्या नहीं है, लाइट डायमंड के अंदर तो एंट्री कर जाएगी, चली गई, कोई दिक्कत नहीं है लाइट को। लेकिन जब ये लाइट डायमंड से बाहर हवा में निकलने की कोशिश करेगी, अब यह मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे? जैसे ही ये लाइट डायमंड से बाहर हवा में जाने लगेगी, हीरे से बाहर एयर में जाने लगेगी लाइट, ये तो कौन सा माहौल बनेगा बेटा? डायमंड का अपवर्तनांक आपको पता है कितना होता है? 2.42 डायमंड का, और एयर का आपको पता है लगभग लगभग 1 होता है। यानी जब लाइट डायमंड से बाहर हवा में जाएगी तो माहौल बनेगा, लाइट जा रही है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में। और आपको पता है कि जब लाइट सघन माध्यम से विरल की तरफ जा रही हो, अगर ये लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए तो टोटली डायमंड में वापस आ जाएगी। और डायमंड और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल बड़ा छोटा होता है। अगर लाइट डायमंड से एयर में जाने की कोशिश करे तो बेटा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है लगभग लगभग 24 डिग्री। यानी कि जब लाइट डायमंड में से बाहर हवा में निकलने की कोशिश करती है, अगर लाइट यहां पे 24.4 डिग्री से बड़े एंगल पे टकरा गई, मतलब यहां लाइट टकरा गई 26 डिग्री पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे, 50 पर, तो ये लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से हो जाएगी परावर्तित। अभी लाइट डायमंड के अंदर ही आ गई, बाहर निकल ही नहीं पाई। अभी यहां पे टकराई, मान लो यहाँ पे लाइट, फिर क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल जो है डायमंड और एयर के लिए 24 डिग्री के आसपास का, फिर इससे बड़े एंगल पे टकरा गई। कितने पे? मान लो कि टकरा गई है 38 पे, फिर लाइट टोटली वापस आ जाएगी। ये लाइट मान लो कि फिर डायमंड में यहाँ पे टकराई 24 से बड़े एंगल पे, तो फिर टोटली वापस आ जाएगी। यानी जो लाइट एक बार डायमंड के अंदर एंट्री कर जाती है वो लाइट लगातार डायमंड के अंदर ही पूर्ण रूप से परावर्तित होती रहती है, क्योंकि डायमंड और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल छोटा है 24 के आसपास का, तो 24 से बड़े एंगल पर टकराने की संभावना ज्यादा है। 30 पर, 35 पर, 28 पर, 40 पर, 45 पर, 50 पर, 60 पर, 62 पर, 90 तक बहुत एंगल बनेंगे। तो लाइट जो एक बार डायमंड के अंदर घुसती रही है, लगातार घुस रही है, तो लगातार डायमंड के अंदर ट्रैप होती जा रही है, डायमंड के अंदर ही पूर्ण रूप से परावर्तित होती रहेगी, अंदर ही अंदर। मान लो बहुत देर के बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि लाइट जो है क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर टकराई, अब लाइट बाहर निकलेगी। जो लाइट बाहर निकलेगी बहुत ही इंटेंस लाइट होगी, इसके अंदर बहुत ही रोशनी होगी, इसलिए आपको डायमंड बहुत चमकते हुए दिखेंगे। तो लाइट लगातार डायमंड के अंदर जाकर ट्रैप हो ही रही है, और ट्रैप लाइट लगातार बाहर भी निकल रही है, तो इसलिए आपको डायमंड बहुत चमकते हुए दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर लाइट जो होती है, जो डायमंड के अंदर पहुंचती है, वो पूर्ण रूप से परावर्तित होती रहती है, अंदर अंदर इकट्ठी होती रहती है, बाहर निकल के आ रही होती है लगातार साथ में, वो बहुत चमक के साथ आंख में पहुंचती है, इसलिए आपको डायमंड चमकते हुए दिखते हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि डायमंड के अंदर कौन सी घटना घट रही है, बस आपको ये देखना है कि डायमंड के अंदर लाइट गई तो लाइट वो पूर्ण रूप से परावर्तित होती रहती है, यानी कि यहाँ पे लाइट ट्रैप हो जाती है, ये अंदर ही अंदर पूर्ण रूप से परावर्तित होती जा रही है। तो डायमंड के अंदर कौन सी घटना देखने को मिल रही है हमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो हीरे का चमकना किस पे काम करता है? टीआईआर पे। दूसरी चीज, माई फास्ट लाइव क्लास, सुहानी लिख रही है। बेटा फर्स्ट की स्पेलिंग भी तुम ठीक नहीं लिख पा रहे हो। फर्स्ट में होता है FIRST, ये FAST लिख दिया आपने। सेकंड लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड वाला महा इंपॉर्टेंट है।
फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मरग मरीचिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मरग मरीचिका का बनना, मरग मरीचिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग मरीचिका का बनना। बेटा जो मिराज का बनना, ये मिराज जो है ना, बहुत सारे लोगों ने नाम हो सकता है पहली बार सुना हो, ठीक है, और लेकिन देखा सबने है। देखो मिराज क्या है, आप अभी पीछे जून का महीना गया, मई का महीना गया है, अब भयंकर गर्मी पड़ रही है, मान लो मई जून में, और 12-1-2 बजे के आसपास आप कभी रोड पे निकल गए, हाईवे पे अपनी गाड़ी लेके, बाइक लेके या किसी बस से जा रहे हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, कई बार नहीं ऐसा होता कि आप हाईवे पे जा रहे हो, धूप बहुत तेज धूप पड़ रही है और आप गर्मी के मौसम में हाईवे पे जा रहे हैं, तो कई बार सड़क पे अगर आप आगे देखो तो कई बार ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ पानी सा हिल रहा है, एक धूप सी चमकती हुई दिखती है, एक इल्यूजन भ्रम होता है जैसे वाटर फैला हुआ हो। आपकी गाड़ी नजदीक जाएगी तो दिखेगा ही नहीं, आप थोड़ा सा और आगे दिखेगा। तो गर्मी के मौसम में आपको हाईवे पर, सड़क के किनारों पर जो ऐसा लगता है कि पानी हिल सी रहा, धूप सी हिल रही है, जो एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा होता है, वो मिराज कहते हैं उसे हम। और रेगिस्तानों में तो बहुत अच्छा दिखता है, रेगिस्तानों में कई बार इतना बेहतरीन मिराज बनता है, आपको लगेगा कितनी बड़ी झील हो वहां पर। और जो मरग होते हैं ना, हिरन, उन्हें लगता है कि सच में ही पानी है, वो उसके पास जाएंगे, वहां दिखेगा नहीं, फिर कहीं और जाने लगेंगे। तो गर्मी के मौसम में जो आपको मिराज दिखता है, मृग मरीचिका यानी कि भ्रम होता है, एक पानी सा फैला हुआ है, उसे हम कहते हैं मिराज। और ये पूर्णांतरिक परावर्तन पे काम करता है, मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। ये मिराज में होता है क्या एक्चुअल में, देखो ये बेटा मान लो कि एक सड़क है, ये बहुत लंबी चौड़ी सड़क है, इस सड़क पर मान लो कहीं किनारे पर, सड़क के किनारों पे पेड़ भी होंगे, ये मान लो कहीं पे पेड़ है ये, ठीक है, सड़क के किनारे पे, ठीक। और आप मान लो कि यहां कहीं दूर है अभी इससे, अच्छा। और आपको बेटा एक बात पता है कि हमें कोई चीज कब दिखती है, अगर इस पेड़ पर टकराने वाला प्रकाश मेरी आंख पे पहुंच जाए तो मुझे पेड़ दिखने लगेगा। तो हमें कोई चीज तभी दिखती है अगर उस पर टकराने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गर्मी के मौसम में होता है क्या है, बड़े ध्यान समझना बेटा, सन की लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आता है, वो सीधे जमीन पर टक्कर मारता है, जमीन को गर्म कर देगा, तपा देगा। तो जैसे गर्मी के मौसम में जमीन तपेगी ना, तो इस जमीन के आसपास जो हवाएं चिपकी हुई होती हैं वो भी होती है गर्म। यानी गर्मी के मौसम में जो जमीन के आसपास की हवाएं होंगी उसे बेटा हम कहेंगे हॉट एयर, गर्म हवाएं। जो ऊपर की एयर होंगी वो उसके मुकाबले हल्की से कम गर्म होंगी ऊपर वाली, तो इन्हें हम कह देंगे वार्म एयर, यानी गुनगुनी हवाएं। भाई आपको पता ना, एक होता है गर्म पानी, तेज गर्म पानी, एक होता है गुनगुना सा। तो जो नीचे की हवाएं होती हैं ज्यादा गर्म होती हैं, जो ऊपर की होती हैं वो कम गर्म होती हैं। अब एक बात ध्यान समझना, आपको मैंने बताया था कि अलग अलग माध्यम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। हवा का अलग, पानी का अलग, कांच का अलग, डायमंड का अलग, केरोसिन का अलग, बर्फ का अलग, सबका बताया था। लेकिन आपको पता है कि अलग अलग मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, लेकिन वो मीडियम गर्म है कि ठंडा है उसके हिसाब से भी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। अगर हवा गर्म है तो जो, अगर मीडियम गर्म हो तो गर्म मीडियम जो होता है ना, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम होता है। यानी जो गर्म हवाएं होती हैं वो एक विरल माध्यम की तरह काम करती हैं, लेकिन जो ठंडी हवाएं होती हैं, मतलब इसके मुकाबले कम गर्म होंगी, वो उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो डेंसर की तरह काम करती हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई मेरे पास में हवा है, वो हवा गर्म है कि ठंडी है, क्या उसके हिसाब से भी वो सघन या विरल होगी? बिल्कुल। जितनी ज्यादा गर्म हवाएं होंगी उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम होगा, वो विरल माध्यम की तरह काम करेंगी। हवाएं अगर ठंडी है, गर्म नहीं है, तो उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो सघन माध्यम की तरह काम करेंगी। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जमीन के आसपास की जो हवाएं होती हैं वो एक रेयर मीडियम की तरह काम कर रही होती हैं, और जो ऊपर की होती है वो डेंसर मीडियम की तरह काम कर रही होती हैं। अब मान लो कि बेटा ये पेड़ जो है, इस पेड़ के इस हिस्से पर कुछ लाइट टकराई, अब ये लाइट टकरा के चल रही है, ये लाइट चल रही है, चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही है। अब यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, ये लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेरर, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो जब ये लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में चल रही है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। यानी ये लाइट मेरी आंख पे पहुंच गई। अच्छा, जैसे लाइट मेरी आंख पे पहुंचेगी तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि लाइट तो सीधी रेखा में चलती है, तो मेरे ब्रेन को लगेगा कि लाइट चलती है सीधी रेखा में, तो मेरे ब्रेन को लगेगा कि एक्चुअल में लाइट जो है ना, ये सड़क पर इस पॉइंट से आ रही है यहाँ पे। तो मेरे दिमाग को लगेगा पेड़ का ये वाला जो हिस्सा है ना, उसकी इमेज बनेगी, हाँ
तो बाकी जो पॉइंट होंगे उसकी इमेज इसके आसपास ही बनेगी, यानी सड़क पर जो इमेज बनेगी वो एक्चुअल में किसी पेड़ वगैरह की इमेज बन रही होगी। तो हमें जो सड़क पे दिखाई दे रहा होता है वो किसी पेड़ की इमेज हो सकती है, किसी मकान की हो सकती है, या रेगिस्तान के अंदर जो रेत के टिल्ले होते हैं उनकी इमेज हो सकती है। तो जो हम सड़क पे चलते चलते जो हमें दूर सड़क पे कुछ दिखता है वो एक्चुअल में किसी चीज की इमेज है। अगर मान लो किसी पेड़ की इमेज है, पेड़ हिल रहा है हवा में, तो वो इमेज भी हिलेगी। अगर वो मान लो किसी ऐसी चीज की इमेज है कि जो नहीं हिल रहा, तो हमें वो जो भ्रम सा दिखेगा, जो इमेज दिखेगी वो स्टिल दिखेगी। तो गर्मी के मौसम में जो आपको सड़क पर जो एक भ्रम सा होता है कि कुछ फैला हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, वो बेटा किसकी वजह से हो रहा है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से घटना घट रही है। तो ध्यान रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से ही क्या चीज दिखती है हमें? मिराज, मर्ग मरीचिकाएं। ठीक है। तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। हिंदी में कई बार वो ऑप्टिकल फाइबर ही लिख देता है, हिंदी में भी से ऐसे करके ऑप्टिकल जो भी बनेगा ना हिंदी में, और यह इसका हिंदी नाम जो होता है प्रकाशिक तंतु। ये बेटा जो ऑप्टिकल फाइबर है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे ही काम करता है। इसमें हीरे का चमकना भी इंपॉर्टेंट है, मिराज वाला महा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर भी। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है। अगर आप अपने घर में, बहुत सारे बच्चों ने आजकल ऑनलाइन क्लास की वजह से वाईफाई लगवा रखा होगा, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि सर क्लास धुंधला ना हो रहा है। नहीं, क्लास धुंधली तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी। इतना बढ़िया हमने कैमरा लगा रखा है। अभी मेरे पास हैंग की नहीं है, नहीं तो मैं इसमें अगर कुछ डस्ट वस्ट आती तो सभी हटा देते। हमें तो बढ़िया दिख रहा है, स्मार्ट लग रहा हूँ इसमें एकदम, मैं बेहतरीन लग रहा है कि वो कोई ढंग के डायरेक्टर देख ले तो अगली मूवी में रोल मिल जाए हमें। तो मुझे भाई धुंधला बता रहा है ये। एक और है, कह रहा है इंग्लिश में बताओ। थोड़ी देर में एक शब्द इंग्लिश का फालतू बोल दो, आप हिंदी कम बोलते हैं, हिंदी वाला इंग्लिश, इंग्लिश वाला हिंदी। भाई बेटा तू ये ना चीज समझने, तू समझ ले ढंग से, हिंदी इंग्लिश का कोई पंगा नहीं है। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है। अगर आप मान लो कि ओके ओके, हाँ, तो अगर आप अपने घर में अच्छी स्पीड का वाईफाई लगवाओ तो इंटरनेट प्रोवाइडर आपसे बोलेगा भाई साहब बहुत बढ़िया इंटरनेट दूंगा, ऑप्टिकल फाइबर वाला, स्पीड बढ़िया आएगी, बस थोड़े पैसे फालतू लगेंगे। जैसे मैंने अपने यहाँ पे जियो फाइबर का लगवा रखा है, और इसकी वजह से इतना बढ़िया फायदा है मुझे, वरना मुझे पहले 2-3 इंटरनेट के कनेक्शन लेने पड़ते थे, क्योंकि हर 10-5 दिन में कोई एक इंटरनेट बीच में गायब हो जाता था, फिर तुरंत मुझे क्लास में दूसरा लगाना पड़ता था। जब से मैंने इसे लगाया मैंने बाकी सारे हटवा दिए, इसी से काम चल रहा है। पिछले 3-3.5 साल में एक बार केवल एक्सेप्शन के तौर पे एक क्लास डिस्टर्ब हुई है नेट की वजह से, वरना नेट के से कोई इशू नहीं आ रहा। अब देखो इसमें क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, यहाँ देखना, ऑप्टिकल फाइबर में बेटा फाइबर का मतलब होता है धागा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर में एक ना ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के अंदर, एक कांच की ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के अंदर सिग्नल ट्रेवल करता है, और जिस ट्यूब के अंदर मेनली सिग्नल चलेगा, सिग्नल चलते चलते आपके घर तक पहुंचेगा, वो ट्यूब बिल्कुल एक धागे के बराबर मोटी होती है। अगर घर में कभी लगाओ ना आप ऑप्टिकल फाइबर का, वो दिखाएगा भाई साहब कितनी पतली ट्यूब है, कहता भैया इतनी पतली है ये, अगर ये हाथ में घुस जाए ना पता भी नहीं चलता इसका, ये दिखती नहीं, एक्सरे में भी नहीं आती, बताएगा ऐसे वो आपको। तो बहुत ही पतली सी ट्यूब होगी जिसके अंदर मेनली सिग्नल चलता है, और इसके ऊपर हम बाकी प्लास्टिक की लेयर चढ़ा के इसे मोटा कर लेते हैं। अब ये बाहर से तो आपको मोटा तार दिखेगा, लेकिन जिसमें अंदर सिग्नल चल रहा होगा बहुत पतला सा धागे जैसा तार होगा वो, और इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम बहुत हाई रखते हैं ताकि एक सघन माध्यम की तरह बिहेव करे। तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम कर देंगे हाई, ताकि सघन माध्यम की तरह बिहेव करे। और बाहर जो प्लास्टिक की लेयर वेयर चढ़ी हुई है, इनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है ताकि विरल माध्यम की तरह बिहेव करें, रेयर की तरह, विरल की तरह। ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि अब जब इसमें सिग्नल छोड़ा जाएगा तो बेटा, तो सिग्नल को हम क्या करेंगे, सिग्नल छोड़ेंगे इस धागे में। तो धागा क्या सघन माध्यम है, इसमें आपने सिग्नल छोड़ा, अब ये सिग्नल कहां से कहां जाना चाह रहा है, सिग्नल छोड़ा ट्यूब के अंदर, ये जाना चाह रहा है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेयर में। तो अगर ये सिग्नल सघन से विरल में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, अगर इसे हमने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ा होगा तो टोटली रिफ्लेक्ट होता हो जाएगा, पूर्ण रूप से परावर्तित होगा। यानी सिग्नल जो होता है इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते, टोटली रिफ्लेक्ट होते होते आगे बढ़ता है। अब सोचो कि जो सिग्नल आपने जैसा यहां से छोड़ा,
लगभग लगभग वैसे ही सिग्नल आपके घर में पहुंच जाए तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़े रहेगी। इसमें सिग्नल लीक नहीं होता, लीकेज नहीं होती, क्योंकि सिग्नल इसमें टोटली रिफ्लेक्ट होता है, पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते आगे बढ़ता है। तो जैसी स्ट्रेंथ यहां से छोड़ी गई बिल्कुल वैसी यहां पर पहुंच गई। जबकि जो नॉर्मल केबल होते हैं उनके साथ दिक्कत क्या, नॉर्मल केबल के साथ में, कि वहां पर लीकेज होती है, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता। तो सिग्नल यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग छोड़ा, आपके घर तक आते आते वीक ही रह गया वो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, हीरे के अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, मिराज के बनने में कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इनका नाम क्या है? फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु के जनक, एक भारतीय मूल के हैं, ये अमेरिकन सिटीजन, इनका नाम है नरेंद्र कपाणी। नरेंद्र कपाणी दिख रहा भाई, ये पिंक कलर का भी दिख ना रहा हो, नरेंद्र कपाणी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन चलता है, मिराज के बनने भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और हीरे के चमकने भी। एक लिखेंगे इसमें हम एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। बहुत सारे बच्चों को पता होगा एंडोस्कोपी ना मेडिकल सेक्टर में होता है। कई बार मान लो किसी पड़ोसी की या रिश्तेदार की कभी हुई हो तो आपको पता होगा। देखो कि अगर मान लो किसी बंदे के इंटेस्टाइन में आंत वात में कुछ दिक्कत आ गई तो कई बार क्या होता है कि वो चीज ना नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से पकड़ में नहीं आती, तो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब इसकी एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। एंडोस्कोपी में डॉक्टर क्या करता है, एक वायर लेता है, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके साथ में एक छोटा कैमरा लगाएगा और मुंह से ना पेट के अंदर पहुंचा देता है। तो कैमरे में जो भी अंदर चल रहा होगा ना पेट के अंदर, वो सब कुछ डॉक्टर लाइव देख रहा होता है कि लाइव कैसे बिहेव कर रही है अंदर की आंत वात के, जो भी सारा सिस्टम है वो बिल्कुल लाइव देख रहा होता है और बहुत देर तक देखता है, एग्जामिन करता है, फिर बताता है कि क्या एक्चुअल में दिक्कत है। तो इस प्रोसेस में जिसमें आपकी इंटेस्टाइन की आंत की जांच की जाती है कैमरे की हेल्प से, इसे हम कहते हैं एंडोस्कोपी। और इस एंडोस्कोपी में हम किसका यूज कर रहे हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? टीआईआर के प्रिंसिपल पे। तो एंडोस्कोपी भी किस पे काम करेगी? टीआईआर पे। तो एंडोस्कोपी हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, हीरे का चमकना हो, चारों आंसर रट लेना, इनके लिए टीआईआर, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने कल 5 एग्जांपल आपको लिखवाए थे कि पेपर में आ जाए कि तारों का टिमटिमाना किस पे काम करता है, पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, सूर्य अपने उगने से पहले क्यों दिखाई देता है, या इसके अलावा मैंने बताया था कि पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, पेंसिल मुड़ी क्यों दिखती है। उन सबके आंसर थे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन के 5 एग्जांपल अलग से ध्यान रखने हैं और ये 4 एग्जांपल अलग से याद रखने हैं, ठीक है। ठीक, अब मैं आपसे यहां पर कल की क्लास के आज की क्लास के मिला के 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना किसका आंसर रिफ्रैक्शन अपवर्तन है, किसका टीआईआर है, ठीक है। तो कोई बच्चा बिना अपने नोट्स पलटे केवल कितना उसे ध्यान है उसके आधार पर बताना है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका आंसर क्या होगा। एक आपको बताना है कि तारे का टिमटिमाना किस पे काम करता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एक आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना। बाल्टी जो है मान लो इतनी गहरी है, इतनी गहरी, और वो आपको कम गहरी दिखाई दे रही है, यानी उसकी तली आपको उठी हुई दिख रही है, बाल्टी केवल इतनी ही गहरी दिख रही है, एक्चुअल में है इतनी गहरी, दिख इतनी गहरी रही है। तो आपको एक ही कमेंट में कोमा लगा लगा के लिखना है किसका आंसर क्या होगा, किसका रिफ्रैक्शन है, किसका टीआईआर है। कह रहा है कि हिसाब से प्रोडक्ट बनाने से ऊर्जा के हम लाइट का इंतजाम कर सकते हैं, लाइट का इंतजाम कर सकते हैं। देखो लाइट अगर आपके पास पहले से होगी, उस लाइट को आप टोटली रिफ्लेक्ट करा के ज्यादा इंटेंस लाइट तो बना सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करा दो कि दूसरे मीडियम में ना जाए वो। ऐसा नहीं कर सकते कि आप लाइट को पैदा ही कर दो, एनर्जी ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय, उसके आप फॉर्म बदल सकते हो। अब आप क्या कहना चाह रहे हो हमें पता नहीं भाई। देखो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, अरे क्या हो गए, बुरा मान गए बेटा। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा होता है टीआईआर पे, पूर्णांतरिक परावर्तन पे। तारों का टिमटिमाना, लाइट आई अंतरिक्ष से और हमारे एटमॉस्फेयर में धरती में आई, रिफ्रैक्शन होता है, इसके हमें
तारे की इमेज कहीं और दिखती है, एटमॉस्फेयर हिल रहा है तो इमेज भी कहीं हिलती हुई दिखेगी, तारे टिमटिमाएंगे। ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से। पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि वायुमंडल में लाइट आती है अंतरिक्ष से, उस वजह से हो रहा है। और लाइट, पानी का कम गहरा दिखना, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। यानी पहले वाले का आंसर TIR है, बाकी दो का रिफ्रैक्शन अपवर्तन है। ठीक है बेटा, हमारे पास में रिफ्लेक्शन परावर्तन मैंने पढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा दिया है, TIR भी पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्लास में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ बच्चे कहते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते होंगे ना कुछ बच्चे, सप्लिटेसी, स्कैटरिंग, सकूल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, अरे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, स्कैटरिंग। सर कल क्लास नहीं हुई, कल क्लास हुई थी भाई, तुम आए नहीं थे तो इसका मतलब थोड़ा ना कि क्लास नहीं होगी। ये बच्चा कह रहा है सर अभी आप एक बच्चा कह रहा है कि अभी आप बोल रहे थे कि पप्पू नाम सुनकर किसका याद आता है, राहुल गांधी का। क्या नहीं माने नहीं, राहुल गांधी तो बढ़िया इंसान है। पप्पू का नाम सुन के हमें याद आता है, हमारे पड़ोस में रहते थे पप्पू अंकल जी, तो इसलिए याद आता है कि उनका एक लड़का था, वो होली वाले दिन, उनका लड़का था छोटा, 10-12 साल का, वो 2 पैक खुद लेते थे, अपने बच्चों को पिला देते थे। वो अलग ही करेक्टर थे, तो उनका ध्यान आ जाता है। यार अब तो वो नहीं रहे। लड़का उनका थोड़ा सा भोला था, मतलब नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं था वो, पर बहुत ही दिल से, हार्ट से बहुत ही प्यारा बच्चा। इसके अंदर कोई चालाकी नहीं है, कुछ नहीं है। उसका दिमाग 5 साल के बच्चे के जितना रुक गया था। तो इमोशनल कर दिया यार तुमने यार, पुरानी कहानी में कुछ याद आ गई। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। बेटा जो स्कैटरिंग ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले समझो इसमें हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, इस टॉपिक को उल्टा पढ़ेंगे। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिफ्रैक्शन अपवर्तन पूरा पढ़ा डिटेल में, फिर हमने देखा कि रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, हमने TIR पूरा पढ़ा, लास्ट में उसका एग्जाम्पल देखे। इस हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिनके लिए मैं पेपर में स्कैटरिंग पर निशान लगाऊंगा। पहले वो लिख लेंगे, फिर बाद में देखेंगे स्कैटरिंग होती क्या है और स्कैटरिंग क्यों हम टिक लगा रहे हैं। तो अब मैं आपको पहले इसमें एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं कि किस कौन कौन सी घटनाओं के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग जिम्मेदार है। उसके बाद में स्कैटरिंग का मतलब भी बताएंगे, तो इसलिए बार बार लिखना मत कि स्कैटरिंग क्या होता है, बताएंगे डिटेल में। और इन सब के लिए स्कैटरिंग ही क्यों लिखवाया वो भी बताऊंगा मैं। ना देखो देखो मर्जी भाई आशीष धाकड़, आपकी मर्जी, जैसा आपका मन करे। देखो अगर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये केवल एक याद करने का एक शॉर्टकट मेथड है। देखो एक शॉर्टकट तरीका, अगर पेपर में कभी आपसे किसी बड़ी और प्राकृतिक, किसी बड़े और नेचुरल ऑब्जेक्ट का रंग पूछ ले, बहुत बड़े और नेचुरल ऑब्जेक्ट का कलर पूछे, आप पेपर में स्कैटरिंग पर टिक लगाओगे, ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, भाई स्काई तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, दिमाग में सोच सकते हो बहुत बड़ा है और नेचुरल भी है। बादल सफेद क्यों दिखते हैं, बादल बहुत बड़े बड़े हैं। समुद्र नीला क्यों दिखता है, समुद्र बहुत बड़ा है, धरती के 70% हिस्से में समुद्री है। सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है, सूर्य तो इतना बड़ा है कि उसके सामने धरती की औकात पॉइंट के बराबर है। तो बड़े और नेचुरल ऑब्जेक्ट का कलर पूछ ले तो आप स्कैटरिंग में टिक लगाओगे, याद करने का तरीका है। क्यों लगाओगे, स्कैटरिंग है क्या, इन सब का आंसर स्कैटरिंग क्यों बना, जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्कैटरिंग के लिए हम किस किस पर टिक लगाएंगे, पहले लिखेंगे हम ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सीजल 2014 में आ भी रखा है, ये ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग। तो आकाश नीला क्यों दिखता है, सेकंड ब्लू कलर ऑफ सी,
समुद्र का नीला रंग। तीसरा वाइट, तीसरा लिखेंगे रेड कलर ऑफ सन, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। बेटा डाउन होता है सनराइज, डस्क होता है सनसेट। एक लिखेंगे इसमें हम वाइट कलर ऑफ, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स एंड स्मोक, बादलों और कोहरे का सफेद रंग। बादलों और धुएं का, सॉरी स्मोक, धुएं का सफेद रंग। थोड़ा पेपर में आ जाए कि आकाश नीला क्यों, समुद्र नीला क्यों, बादल सफेद क्यों, सूर्य लाल क्यों, किस पर टिक लगाएंगे हम? स्कैटरिंग पे। अब देखो मैं आपको अभी तक 13-14 एग्जांपल बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपसे ये आपको याद रखना है कि आकाश नीला क्यों दिखता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, हीरे चमकते क्यों हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो किसका आंसर स्कैटरिंग है, किसका रिफ्रैक्शन है, किसका टीआईआर है। मैंने इतनी बार आपको रिवाइज कराए हैं कि शायद आपको टीआईआर के सारे एग्जांपल दिमाग में छप गए होंगे, आपको स्कैटरिंग के भी सारे पता रहेंगे, किस किस पर टिक लगाना है, रिफ्रैक्शन में किस पर टिक लगाना है। तो कल की क्लास में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पहले पढ़ेंगे डिटेल में कि स्कैटरिंग का मतलब क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि स्कैटरिंग की वजह से आकाश तो नीला दिख रहा है लेकिन सूर्य लाल क्यों दिख रहा है और बादल सफेद क्यों दिख रहे हैं। इन सबको हम कल की क्लास में खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं भाई। आप ये देखो ना, आप लगातार आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा ना। ये जो बच्चा है प्रियम राज भाई, जब आप आई की वैल्यू लगातार बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, तो आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एक एंगल ऐसा आएगा ना कि लाइट उस पहले वाले मीडियम में ही आ जाएगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। रेनबो हम कल पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, ठीक है। तो आकाश नीला क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है, बादल धुआं सफेद क्यों दिखता है, सबका आंसर है प्रकीर्णन स्कैटरिंग। तो कल हम इसे देखेंगे। तो यहां तक का पढ़ के आना आप सभी, और ये हिंदी इंग्लिश मत लिखा करो बोर्ड पे, ठीक है। बाय, थैंक यू।